नमस्कार साथियों, IMA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में PYQ की सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज। हम प्रीवियस ईयर्स में जितने भी किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, और इसी क्रम के अंतर्गत हमने अनुपात, समानुपात है, औसत है, LCM HCF है, भिन्न है, ये सारे चैप्टर कर लिए हैं। और हमारी बात चल रही थी प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत के हमारी पहले से 4-5 क्लासें हो चुकी हैं, और देखते हैं कि परसेंटेज से रिलेटेड विगत परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टाइप के कैलकुलेशंस आपसे पूछी गई हैं। तो चर्चा करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, फटाफट सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की सेशन को, आज की क्लास को। और आज का हमारा प्रश्न क्या है, देखिए। रेडियो के मूल्य में, आज का पहला प्रश्न, रेडियो के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। इस प्रकार दुकानदार द्वारा प्राप्त आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पटवारी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऐसा कोई भी प्रश्न जिसमें प्रतिशत प्रभाव की गणना करनी हो, इसके लिए मैंने डायरेक्ट अप्रोच आपको बता रखी है कि डायरेक्ट अप्रोच कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने आपको यहाँ 4 पॉइंट बताए हैं। अगर वृद्धि प्रतिशत देकर कमी प्रतिशत पूछे तो हमें क्या करना है, कैसी कैलकुलेशन करनी है। कमी प्रतिशत देकर वृद्धि प्रतिशत पूछे तो कैसी कैलकुलेशन करनी है। कमी और वृद्धि दोनों समान आ जाए तो प्रतिशत प्रभाव कैसे ज्ञात करने हैं। और दूसरी सबसे अंतिम बात कि कमी और वृद्धि प्रतिशत अलग अलग हो तो हम प्रतिशत प्रभाव कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए प्रश्न ने क्या कहा, रेडियो के मूल्य में 30% की कमी कर दी गई, यहाँ डिक्रीज कर दिया गया है उसका रेट, और उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई। यहाँ बिक्री क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है, वृद्धि हो गई है। कमी है 30% की, उसके कारण बिक्री 20% बढ़ गई है। तो हमें पता करना है कि उस व्यक्ति की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ऐसा प्रश्न किसी वस्तु के मूल्य से संबंधित ही हो। यहाँ प्रश्न चाहे कैसा भी हो, चाहे किसी वस्तु का मूल्य हो, चाहे किसी संख्या का मान हो, चाहे किसी व्यक्ति का वेतन हो, चाहे किसी व्यक्ति का वजन हो, दुकानदार के खिलौने हो या सिनेमा घर के टिकटें हों, प्रश्न चाहे कैसा भी आ जाए, यहाँ तक कि आयत वर्ग की लंबाई चौड़ाइयों से संबंधित प्रश्न आ जाए तो भी आप यही अप्रोच अप्लाई करोगे, यही तरीका लागू करोगे। और मैंने यहाँ पे क्या मेथड बताया है, क्या तरीका बताया है, जहाँ कहीं भी आपको वृद्धि प्रतिशत दिखाई दे तो वृद्धि को हमेशा 100 में जोड़ के लिखते हैं और कमी को हमेशा 100 में से घटा के लिखते हैं। प्रश्न ने क्या कहा, कमी कितने की है, 30 की, तो 100 में से घटा के लिख दीजिए 70। वृद्धि कितने की है, 20 की, तो 100 में जोड़ के लिख दीजिए 120। जितनी बार वृद्धि और कमी दी जाए उतनी बार 100 में जोड़ के घटा के लिखते रहेंगे, और भाग में 100 कम लिखेंगे। हमने ऊपर 2 संख्याएं लिखी हैं तो डिवाइड में 100 वन टाइम आएगा, एक बार आएगा। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट कर दो और 0 से 0 कट कर दो। 12 का 7 से गुणा कीजिए, आंसर आया 84 यानी 84। जैसे ही आपका उत्तर आए तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो आंसर है वो मोर देन 100 है या लेस देन 100 है। आपको ये चेक करना है कि आपका जो आंसर आया है, उत्तर आया है, वो 100 से ज़्यादा आया है कि कम आया है। अगर उत्तर आए 100 से ज़्यादा तो होती है वृद्धि, और अगर उत्तर आए 100 से कम तो होती है कमी। मोर देन 100 की कंडीशन में प्रॉफिट होगा, इंक्रीज होगी वैल्यू, और लेस देन 100 की कंडीशन में वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो उत्तर है वो 100 से ज़्यादा है कि कम है, तो उत्तर आया है 100 से कम, तो अंतिम परिणाम में यहाँ पे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और कमी कितने प्रतिशत की, तो ये 100 से कितना कम आया है, उत्तर 100 से जितना कम आएगा उतने की कमी। तो ये जो आपका आंसर है वो 100 से कम है, लेकिन कितना कम है, 16 कम है। तो यहाँ कमी कितने प्रतिशत की हो जाएगी, 16% की। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। 16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें वृद्धि प्रतिशत दे रखी हो, कमी प्रतिशत भी आपको बता रखी हो, और अंतिम परिणाम में क्या परिवर्तन हुआ है, प्रतिशत प्रभाव अगर ज्ञात करना हो तो आप इस मेथड का यूज करोगे, इस मेथड को अप्लाई करोगे। वृद्धि को 100 में जोड़ के लिखना है, कमी को 100 में से घटा के लिखना है। जितनी बार वैल्यूज दी जाए उतनी बार 100 में जोड़ के घटा के लिखते रहोगे। बस ये ध्यान रखना, भाग में 100 कम लगाना है। हमने ऊपर 2 संख्याएं लिखी है तो भाग में एक बार 100 लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 16%। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 भाग के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपये हो तो ए का वेतन कितना है। बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। बी का वेतन आपको दे रखा है 2400 रुपये और इसका कॉम्बिनेशन दे रखा है कि वेतन के 3/5 भाग का 20% आपको पता करना है। तो बी का वेतन है कितना, 2400, और प्रश्न ने क्या कहा, बी के वेतन के 3/5 भाग, तो इसका 3/5 भाग ज्ञात कीजिए, यानी 3/5 से गुणा कर दो, और इसका 20%, तो इसका 20% निकाल दो और 20/100, ये बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, ए के वेतन के 30% के। तो ये बराबर है ए के वेतन के 30% के। 30% निकालने के लिए बटा में 100 लिख दो। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन सा पोर्शन पहले लिखा है, कौन सा बाद में लिखा है। अगर ए वाले पोर्शन को आप पहले यहाँ लिखना चाहो तो ये पहले लिख सकते हो। प्रश्न ने कहा ए के वेतन का 30%, तो ए है, इसके वेतन का 30% हटाने के लिए बटा में 100 लगा दो। ये बराबर है किसके, बी के वेतन के, और बी का वेतन है कितना, 2400। 2400 के 3/5 भाग, तो इसका 3/5 भाग ज्ञात करोगे तो 3/5 से गुणा, और इसके भी 20% के, तो इसका 20% ज्ञात करोगे तो 20/100। सॉल्व कर दो। ये दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए, पोर्शन बराबर होने चाहिए। 2 0 से 2 0 काट दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20। सॉल्व करोगे, इधर 0 से 0 काट दो, 3 का ए से गुणा करोगे, या ए गुणा 3/10 बराबर 12 का 24 से गुणा कर लो, 12 चौके 48 और 12 दूना 24 और 4 28, 288। 3/10 को बराबर से उधर भेज दो। ये 3/10 उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए बराबर 288 यानी 288 गुणा, ये 3/10 बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो 10/3 हो जाएगा। और अब सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करोगे तो 3 से कट कर दो, 8 9 तिया 27 बच गया 1 और 6 तिया 18, 96 का 10 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 960 रुपये। तो ए का वेतन कितना आ जाएगा, 960 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 1 960 रुपये। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, सॉल्व कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट करें, मैं सबके कमेंट चेक करता हूँ। अगले दिन आपके क्लास में आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में और 25% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। 35% जो है वो तो गणित में फेल हो गए और 25% है वो अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि 10% गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में फेल हुए हो तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी क्लास में करवाया है। मैंने कहा था ये वेन आरेख से, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप इनको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे अगर कंडीशन आ जाए जहां एक ही शब्द को बार बार रिपीट कर दिया जाए, दो अलग अलग सब्जेक्ट में फेल विद्यार्थियों की संख्या देकर दोनों में कुल फेल आपको बता दिए जाएं, तो हम a + b - c ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न ने क्या कहा, गणित में फेल, बात चल रही है गणित में फेल की। गणित में कितने फेल हुए हैं, 35%। गणित में फेल कितने हैं, 35%। और अंग्रेजी में फेल, दूसरे अंग्रेजी में फेल, अंग्रेजी में फेल कितने हुए हैं, तो प्रश्न ने कहा अंग्रेजी में है 25%। अंग्रेजी में फेल कितने हैं, 25%। अब प्रश्न कह रहा है 10% दोनों में विषयों में फेल हैं, तो दोनों में फेल कितने हैं, तो दोनों में फेल है 10%। दोनों में फेल कितने हैं, 10%। अगर हमें चाहिए कुल फेल, तो हम यहाँ कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, दो अलग अलग विषयों में फेल हुए छात्रों की संख्या को जोड़ोगे और दोनों विषयों में एक साथ फेल हुए छात्रों की संख्या को घटा दोगे, तो 35 + 25 और इसमें से क्या कर दोगे, -10। सॉल्व करोगे तो कुल फेल छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 35 और 25 को जोड़ दो, 60 में से 10 घटा दो, 50%। आंसर कितना आ जाएगा, 50%। कुल फेल अगर 50% है तो कुल पास कितने हो जाएंगे, तो कैंडिडेट अपने आप में 100% थे और 100% में से फेल हो गए 50%, 50%, तो पास कितने हो जाएंगे, पास भी 50% हुए। तो प्रश्न कह रहा है कि कुल पास विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ, तो आंसर कितना आ जाएगा, 50। और ये बात भी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है आपको कि ऐसा क्यों करते हैं, दो अलग अलग विषयों में फेल हुए छात्रों की संख्या को जोड़कर दोनों विषयों में एक साथ फेल हुए छात्रों की संख्या को क्यों घटाते हैं, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया।
सपोज कीजिए किसी कक्षा की बात चल रही है, एक कक्षा है उसमें बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उसमें गणित में भी कुछ विद्यार्थी फेल हुए, अंग्रेजी में भी फेल हुए और दोनों विषयों में भी फेल हुए। हुआ यूँ कि जैसे ही उस कक्षा में कोई अध्यापक आए और उनकी काउंटिंग करनी स्टार्ट की तो अध्यापक ने कहा कि ऐसे विद्यार्थी जो गणित में फेल हैं वो हाथ ऊपर कीजिए। तो जब गणित वालों की गिनती चल रही थी तो गणित वालों को ये कहा गया कि जो गणित में फेल हैं वो सारे के सारे हाथ खड़े करो। तो गणित वालों ने हाथ खड़े किए और उनकी गिनती कर ली गई, वो कितने थे? 35%। फिर कहा कि गणित वाले हाथ नीचे कर लो, अब ऐसे विद्यार्थी हाथ खड़े करो जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो जब अंग्रेजी वालों की गिनती चल रही थी तो उन्होंने हाथ खड़े किए तो उनकी गिनती की गई और वो कितने थे? 25%। अब कहा कि गणित वाले भी हाथ नीचे कर लो, अंग्रेजी वाले भी हाथ नीचे कर लो। ऐसे विद्यार्थी बताइए जो इन दोनों में एक साथ फेल हुए हैं, दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो जब ऐसे विद्यार्थियों की बात आई कि दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया। अब ये 10% है कौन से? ये 10% ऐसे हैं जिन्होंने पहले गणित वालों के साथ भी हाथ खड़ा किया था। क्यों? क्योंकि ये गणित में भी फेल हैं, तो इनकी गिनती यहाँ हो चुकी थी क्योंकि ये गणित में फेल है और जब बात चल रही थी गणित में फेल होने वाले विद्यार्थियों की तब इन्होंने अपना हाथ खड़ा किया था, तो इनकी गिनती यहाँ काउंटिंग हो चुकी है। जब बात चल रही थी अंग्रेजी वालों की तो ये 10% यहाँ भी मौजूद थे, इनके साथ भी इन्होंने हाथ खड़ा किया है क्योंकि ये अंग्रेजी में भी फेल हैं। तो जब गिनती चल रही थी अंग्रेजी वालों की, कहा कि हाथ खड़ा कीजिए, तो ये 10% यहाँ मौजूद थे, इन्होंने भी हाथ खड़ा किया था क्योंकि ये अंग्रेजी में भी फेल हैं, तो इनके साथ भी इनको गिन लिया गया। अब ये 10% यहाँ भी इंक्लूड है, यहाँ भी इंक्लूड है, यहाँ भी गिन लिए गए हैं, यहाँ भी गिन लिए गए हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 10% वाले कितनी बार ऐड हो जाएंगे? 2 बार। ये 2 बार गिन लिए जाएंगे और 2 बार अगर ये गिन लिए गए हैं तो इनको एक बार कम करने के लिए हमें माइनस क्या करना पड़ेगा? 10% को। तो हम माइनस करेंगे तो कुल फेल छात्रों की संख्या पता चल जाएगी। और प्रश्न ने कहा है कि बताइए कुल पास कितने हैं, तो 100 में से फेल कैंडिडेट अगर आपको पता है तो माइनस कर दीजिए, पास कैंडिडेट आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कह रहा है? परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अब की बार पास हो रहे हैं। यदि दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, 40 है तो परीक्षार्थियों की संख्या क्या है? टोटल कितने परीक्षार्थी थे? सेम क्वेश्चन है, सेम कैलकुलेशन है। सबसे पहले अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में पास, अब की बार पास है, अंग्रेजी में पास है, उत्तीर्ण है। तो अंग्रेजी में पास कितने हुए हैं? 85%, 85%। और प्रश्न ने क्या कहा? गणित में, तो गणित में पास कितने हुए? बात चल रही है गणित वालों की, लेकिन अब की बार पास विद्यार्थी हैं, तो गणित में पास कितने हुए? तो गणित में पास हुए हैं 75% यानी 75%। और प्रश्न ने कहा दोनों विषयों में, तो दोनों में पास, दोनों विषयों में पास, तो दोनों में पास कितने हुए? तो दोनों में पास हुए हैं प्रश्न के अनुसार, सॉरी ये 85, ये 80 है, ये 85 है, ये 80 है, ये 80 है और ये 85 है। ये 80% है और ये 85% है गणित में, और दोनों में 75% विद्यार्थी पास हुए हैं, तो यहाँ 75% है। अब हमें चाहिए कुल पास विद्यार्थी। तो अगर हम कुल पास विद्यार्थियों की संख्या पता करें तो कुल पास देखिए कितने हैं। कुल पास, 2 अलग अलग विषयों में पास हुए छात्रों को जोड़ दो तो 80 + 85, और इनमें से दोनों विषयों में एक साथ पास हुए छात्रों की संख्या को घटा दो तो -75। 80 + 85 - 75 तो कितने हो जाएंगे? 90। कितने हो जाएंगे? 90%। यानी पास कितने हो गए? 90। अगर कुल पास हो गए 90 तो कुल फेल कितने हो जाएंगे? तो कुल फेल छात्रों की संख्या, तो टोटल विद्यार्थी थे 100% और 100 में से 90% पास हो गए तो फेल कितने रहेंगे? 10%। फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई? 10%। और जैसे ही फेल विद्यार्थियों की संख्या आ गई, अब इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लो। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? प्रश्न ने कहा है कि फेल विद्यार्थियों की संख्या 40 होनी चाहिए। हमारे अनुसार फेल विद्यार्थी कितने होने चाहिए? 10%। हमारे अनुसार तो ये 10% होने चाहिए।
और क्वेश्चन के अनुसार 40 होनी चाहिए। इसका मतलब 10% का मान कितने के बराबर है? 40 के बराबर। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 40/10 यानी 4 विद्यार्थी। और अगर 1% का मान आपके पास आ गया तो आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ 90% का मान ज्ञात कर सकते हैं अगर आपको पास विद्यार्थियों की संख्या चाहिए। पास विद्यार्थी पूछे तो 90 का मान ज्ञात कर दो, 1% का मान जो भी आए उसको उसी से गुणा कर दीजिए जिसका मान आपको चाहिए। अगर आपको 90 का मान चाहिए तो 1% के मान को 90 से गुणा कर दो तो 360 पास हो जाएंगे। और अगर कुल विद्यार्थी चाहिए तो 100% का मान ज्ञात कर दो। 1 का मान 4 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 400। तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो इस परीक्षा में कुल 400 विद्यार्थी थे। जिसका भी मान चाहिए 1% की वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी से गुणा कर देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा में विद्यार्थी कितने थे। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे, 100% का मान आ जाएगा। अगर पास विद्यार्थियों की संख्या चाहिए तो 90 से गुणा कर देंगे, 90% का मान आ जाएगा। जिसकी भी वैल्यू चाहिए उसी से मल्टीप्लाई कर दो। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2016 में पटवारी में पूछा हुआ प्रश्न है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% की दर से प्रति वर्ष वृद्धि हुई। तो 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या थी? 2 साल पहले की जनसंख्या पूछी है। और अगर प्रश्न वाले ने 2 साल पहले की जनसंख्या पूछी है तो हमें कैलकुलेशन भी उल्टी करनी है। और उल्टी कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे? 1,76,000 तो जनसंख्या दे रखी है, तो इसके लिए मैंने जनसंख्या से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए उसके लिए एक बहुत अच्छे से अप्रोच बता रखी है। 1,76,400 जो भी जनसंख्या दी जाए उसको गुणा में लिखना है। अगर जनसंख्या आगे की पता करनी है तो वृद्धि को 100 में जोड़ के ऊपर लिख दीजिए, बटा 100 लिख दीजिए। लेकिन अगर पीछे की जनसंख्या ज्ञात करनी है तो 100 को ऊपर लिख देंगे और वृद्धि को 100 में जोड़ के नीचे लिख देंगे। 5% की वृद्धि है तो 100/105। 2 सालों तक चली है यही प्रक्रिया, तो 2 बार लिखेंगे 100/105। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 से काट दो, 21 पंजा 105, और इसको भी 5 से काट दो। 5 तिया 15, बच गए 2, 26, 5 पंजे 25, बच गया 1, 14, 5 दूनी 10, बच गए 4, 8 पंजे 40। ये लो, फिर 5 से काट दो, 21 पंजा 105 और 5 से काट दीजिए। 5 से काटोगे 5 7 35, 0, 5 5 25 और 3 6 5 30। 21 से काट दो, 21 तिया 63, बच गए 7, 70 75 और 21 तिया फिर 63, 21 तिया 63 और बच गई 12, 126, 21 छिक्का 126। ये लो, 21 से फिर काट दीजिए, 21 एकम 21, बच गए 31 12 और 126, 21 छिक्का 126। तो 16 को 100 से गुणा करोगे 00, एक बार और 100 से गुणा करोगे तो 00। तो ये लो, आंसर आ जाएगा 1,60,000। ऑप्शन नंबर 2, 1,60,000। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए और इसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर दोगे। जनसंख्या वाला कोई भी क्वेश्चन आए आप इस पैटर्न से ही सॉल्व करोगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, पटवार मेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है? एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि की जाती है। इसकी परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 है। 1 सही 1/20 को सही भिन्न में बदल लेंगे क्योंकि ये मिश्र भिन्न है, तो इसको साधारण भिन्न में बदलोगे तो 20 एकम 20 और 1 21/20। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 21/20। ये परिणामी भिन्न है। परिणामी भिन्न का मतलब परिणाम आना यानी उत्तर आना। प्रश्न कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर को 200% हम क्या कर दें? इंक्रीज कर दें और डिनोमिनेटर को हम 400% इंक्रीज कर दें तो हम जो भी आंसर फाइंड करेंगे वो आंसर रहेगा 21/20, 21/20। तो आपको बताना है कि ऐसी फ्रैक्शन कौन सी है, वह मूल भिन्न क्या है जिसके अंश में 200% की वृद्धि और हर में 400% की वृद्धि की जाती है। तो उसके बाद उत्तर 21/20 आ जाता है। हमें आंसर दिया गया है और इससे मूल भिन्न पता करनी है, यानी प्रश्न वाली संख्या पता करनी है। यानी क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है, आगे की बातें बता रखी है, पीछे की बातें याद करनी है। तो यहाँ डायरेक्ट अप्रोच बताता हूँ मैं आपको। अगर उत्तर से प्रश्न की संख्या पता करनी है तो जो भी आंसर दे रखा है उसको लिखेंगे। 21/20 प्रश्न ने आंसर दिया है, क्योंकि 1 सही 1/20 को मैंने 21/20 लिख दिया है साधारण भिन्न में बदलते हुए। अब क्या करना है? प्रश्न ने उल्टा पूछा है तो हमें कैलकुलेशन भी उल्टी करनी है।
जो काम अंश के साथ करने को कहा है वो हर के साथ कर देंगे, और जो हर के साथ करने को कहा है वो अंश के साथ कर देंगे। प्रश्न ने कहा अंश में 200% की वृद्धि करो। हम जानते हैं कि वृद्धि को 100 में जोड़ के लिखनी है। वृद्धि है 200 की, तो हम जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 300। लेकिन जो कार्य अंश के साथ करने को कहा है वो हर में लिखना है, तो 200% की वृद्धि है तो 100 में 200 जोड़ेंगे तो 300, ये हर में लिख देंगे। और जो काम हर में करने को कहा है डिनोमिनेटर में, वो हम न्यूमरेटर के साथ कर देंगे, अंश के साथ कर देंगे। अंश हर में 400% की वृद्धि है, वृद्धि को 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 400 को 100 में जोड़ के लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 500। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है। 2 0 से 2 0 कट कर दीजिए, 3 से कट कर दो, 3 एकम 3, 7 तिया 21, और 5 से कट कर दो, 5 एकम 5 चौक के 20, तो आंसर आ जाएगा 7/4। आंसर क्या आ गया 7/4। 7 में 4 का भाग दोगे तो 7 में 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4, बच गए 3/4। एक सही 3/4। क्या ऐसा ऑप्शन है क्या कहीं? ये रहा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या आ जाएगा 1 सही 3/4। करना क्या है, वृद्धि को 100 में जोड़ के लिखना होता है और कमी को 100 में से घटा के लिखना होता है। ये 200% की वृद्धि है तो इसको 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 300 लिखेंगे, और ये 400% की वृद्धि है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 500 लिखेंगे। जो अंश के साथ लिखने को कहा है वो हर में लिखेंगे, और जो हर में लिखने को कहा है वो अंश में लिखेंगे। परिणामी भिन्न जो दे रखी है उसके गुणा में लिखेंगे, कैलकुलेशन कर देना, मूल भिन्न आ जाएगी। डायरेक्ट अप्रोच बता दिया मैंने आपको, सीधा सा तरीका बता दिया है, बिल्कुल डायरेक्ट सा मेथड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, केले के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति केला खाने में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे? महिला पर्यवेक्षक में, वुमेन सुपरवाइजर में 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि वृद्धि प्रतिशत दे के कमी प्रतिशत पूछे या कमी प्रतिशत दे के वृद्धि प्रतिशत पूछे तो हमें क्या करना है। प्रश्न ने क्या दे रखा है, वृद्धि दे रखी है, और पूछी क्या है, कमी, ताकि अंतिम परिणाम अपरिवर्तित रहे। तो मैंने आपको कमी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट अप्रोच बता रखी है। कमी प्रतिशत बराबर n/100 + n × 100। इसमें वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन कर दो। n का मान कितना है 20, 100 में 20 जोड़ के लिखोगे तो 120 और गुना 100। 0 से 0 काट दो, 6 दूनी 12, फिर काट दो 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, तो 50 में 3 का भाग दोगे तो 16 तिया 48 और शेष बच गए 2/3%। तो आंसर कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। बिल्कुल सामान्य से अप्रोच बता रखी है, बिल्कुल जनरल से अप्रोच बता रखी है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भिन्न के अंश को 15% बढ़ाने तथा हर को 10% घटाने पर भिन्न 2/3 के समतुल्य प्राप्त हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है अभी जो बताया था मैंने। परिणामी भिन्न आपको दे रखा है 2/3, मूल भिन्न हमें पता करनी है, तो परिणामी भिन्न है 2/3। वृद्धि को 100 में जोड़ के लिख दीजिए और कमी को 100 में से घटा के लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। जो काम अंश के साथ करने को कहा है वो हर में लिखना है, और जो हर के साथ करने को कहा है वो अंश में लिखना है। प्रश्न ने कहा अंश को 15% बढ़ाओ। बढ़ाने का मतलब है वृद्धि को 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 115 लिखना पड़ेगा इसको, लेकिन ये किसके साथ कहा है, अंश के साथ, लेकिन हम लिखेंगे कहाँ, हर में लिखेंगे। और प्रश्न ने क्या कहा 10% घटाओ, घटाने की बात आई है तो 90 लिखेंगे इसको, लेकिन किसके साथ, हर के साथ। प्रश्न ने हर के साथ कहा है तो हम किसके साथ लिख देंगे, अंश में। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 30 या 90, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 15 दूना 5 6 30, ये लो। सॉल्व कर दो 12/23। आंसर कितना आ जाएगा 12/23। ऑप्शन है क्या 12/23, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। 12/23 ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ रही होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है? बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है। कौन किसका कितना प्रतिशत है? वनपाल 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। इतना आसान प्रश्न 2022 में वनपाल में पूछा, और वनपाल वन रक्षक की अभी एग्जाम होने वाला है अभी 28 जून को। तो 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है, कौन किसका कितना प्रतिशत है, ये पता करने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बता रखा है। जिसके साथ का लगा है वो संख्या नीचे लिखते हैं, तो 12.5 को नीचे लिखेंगे। जिसका प्रतिशत बताना है वो ऊपर लिखेंगे, तो 50 को ऊपर लिखेंगे। और मान प्रतिशत में चाहिए तो गुणा में 100 लगा दो ताकि उत्तर प्रतिशत में आ जाए। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। सॉल्व कर दो। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 और लिख दीजिए,
ताकि ये पॉइंट हट जाए। सॉल्व कर दो, 25 से काट दो, 25 दूना 50 और 25 5 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 का 2 से गुणा करोगे 4 और 100 से गुणा करोगे तो आगे 400। तो आंसर कितना आ जाएगा 400%। आपका जो उत्तर आया है वो प्रतिशत में आया है, तो आंसर कितना आ जाएगा 400%। 50 12.5 का कितना प्रतिशत है, तो 400% है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत ही सामान्य से जनरल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक कार की कीमत एक बाइक की कीमत से 400% अधिक है। यदि कार की कीमत में 15% और बाइक की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो 5 कारों और 10 बाइकों की लागत में कुल वृद्धि क्या है। वन रक्षक 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए प्रश्न ने कहा है एक कार की कीमत और एक बाइक की कीमत से 400% अधिक है। कार जो है, एक कार है और एक बाइक है, एक क्या है, बाइक है। एक कार की कीमत बाइक की कीमत से 400% अधिक है। अगर बाइक 100 रुपये की है तो कार 400 ज़्यादा है तो कितने की है, 500 की हो जाएगी। 400% ज़्यादा है तो कितने की हो जाएगी, 500 की। यदि कार की कीमत में 15% और बाइक की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, वृद्धि तो होती है लेकिन उससे पहले कारें हैं कितनी, 5 कारें हैं, तो एक कार 500 की है तो 5 कार कितने की हो जाएगी, 2500 की। और 10 बाइक है, एक बाइक 100 रुपये की है तो 10 कितने की हो जाएगी, 1000 की। अब इनकी कुल कीमत कितनी हो गई, 2500 और 10 1000 3500, टोटल कीमत हो गई 3500। अब प्रश्न क्या रहा है कि कार की कीमत 15% और बढ़ जाए तो नई कार की कीमत क्या हो जाएगी, 15% और बढ़ जाए तो नई जो कार आएगी उस कार की कीमत क्या हो जाएगी। तो अब कार की कीमत पहले 500 रुपये थी, या इसी में 15% की वृद्धि कर देते हैं। 5 कारों की कीमत 2500 रुपये थी। अब अगर ये 15% बढ़ जाए तो 2500 का 15% निकाल लो, 2500 का 10% होता है 250 और 5% होता है 250 का आधा करोगे तो 125। तो 250 और 125 कितने हो जाएंगे, 375। तो 375 रुपये बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2875 रुपये। और नई बाइक कितने की आएगी, तो बाइक की अगर बात करें तो बाइक पहले 1000 रुपये की थी और प्रश्न कह रहा है कि बाइक की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए। तो 20% की वृद्धि हो जाए तो 1000 का 20% कितना होता है, 1000 का 10% होता है 100, तो 20% होता है 200, तो ये हो जाएगी 1200 की। अब इन दोनों की कुल कीमत कितनी हो गई, देखो 2875 में 1200 जोड़ दो, 4075 रुपये। पहले कीमत कितनी थी, 3500, अब हो गई 4075 रुपये। प्रश्न ने कहा कि वृद्धि कितने की हुई, तो देखो कितने की वृद्धि हुई, 3500 से ये 4075 बन गया है, तो कितने की वृद्धि हो गई, 575 रुपये की वृद्धि हुई है, 575 रुपये की। हमें चाहिए वृद्धि का प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत पता करने के लिए आप क्या करोगे, वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि है 575 की और ये किस में है 575 की वृद्धि, तो 3500 में है। तो पता कर लो ये 575 3500 का कितना प्रतिशत है। मान अगर प्रतिशत में चाहिए तो गुणा में 100 लगा दो, आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 2 और 5 5 25। ये लो 115 में 7 का भाग दे दीजिए। 115 में 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, बच गए 4 11 और 45, 7 छिके 42, बच गए 3 30, 7 चौके 28, बच गए 2 20 और 7 दूनी 14, तो 16.42% लगभग, या 16 से 3/7 कह सकते हो। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 से ही 3/7%। 16.42% कह दो या 3/7 कह दो, तो 16 से ही 3/7 कह दो और या 16.42% कह दो, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। तो हमने सबसे पहले 5 कारों और 10 बाइक की कुल कीमत पता कर ली, फिर बढ़ी हुई कीमत के अनुसार हमने 5 कारों और 10 बाइक की कुल कीमत पता कर ली। अब कीमत में अंतर कितने का है, 575 रुपये का, यानी कीमत कितनी बढ़ गई है कुल, तो 575 रुपये। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 575 3500 का कितना परसेंट है, लगभग 16.42% है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। RS प्री 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। देखिए
सही उत्तर कब होता, अगर ये प्रश्न वाला या विद्यार्थी, ये जो विद्यार्थी हैं, ये सही उत्तर कब निकालता, सही उत्तर कब होता, सही उत्तर कब होता, जब ये 5/3 से गुणा कर देता, तो इसका उत्तर आ जाता 5x/3। हमें पता नहीं है वो संख्या क्या थी जिसके साथ गुणा करने को कहा, वो संख्या x थी। अगर ये 5/3 से गुणा कर देता तो 5x/3 आ जाता, लेकिन इसका उत्तर आ गया गलत। और गलत उत्तर क्या आया, इसने क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, तो इसका उत्तर आ गया 3x/5। अब इस गणना में त्रुटि कितने की हुई, गलती कितने की हुई, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, त्रुटि कितने की हुई। तो 5x/3 और 3x/5 को आपस में घटा लो, तो 5x/3 और 3x/5 को घटा लो, दोनों में त्रुटि पता चल जाएगी। तो कितना आएगा, 25x - 9, तो 16x/15, ये त्रुटि आ गई, इतने की गलती आ गई। अब प्रश्न ने पूछा है कि ये जो त्रुटि है ना, ये प्रतिशत में कितनी है, तो त्रुटि हुई है 16x/15 की, लेकिन किसमें, सही उत्तर में हुई है। तो प्रतिशत में मान ज्ञात करना है, तो इसका मान प्रतिशत में बता दीजिए। प्रतिशत में कैसे बताओगे, त्रुटि प्रतिशत, त्रुटि प्रतिशत, तो त्रुटि है 16x/15 की, और ये किस में हुई है, 5x/3 में, तो 5x/3 और गुणा में लगा 200, प्रतिशत में मान आ जाएगा। 5x/3 को ऊपर ले आओ, तो 16x/15 तो है ही, और ये 5x/3 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 3/5x आ जाएगा। x से x कट जाएगा, 3 एकम 3, 5 दिया 15, ये लो। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16/25। आंसर कितना आ जाएगा, 16/25। और गुणा में इसके था 100, तो 100 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 और 16 चौके 64, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 चौके 64, यानी 64% की। तो ऑप्शन नंबर 1, आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हमें प्रतिशत में मान चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही उत्तर है। 64% की यहाँ पे क्या हो गई है, त्रुटि हो गई है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ये भी वन रक्षक 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, एक लैपटॉप के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब है कमी होना, यहाँ ह्रास होता है, इसका मतलब कमी होती है लैपटॉप के मूल्य में। और कितने की होती है, हर वर्ष 10% की। 3 वर्षों के पश्चात लैपटॉप के मूल्य में कितने प्रतिशत का ह्रास होगा, 3 सालों के बाद में टोटल कितना प्रतिशत प्रभाव आ जाएगा, ये पता करना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करना है तो वृद्धि को 100 में जोड़ के लिखना है और कमी को 100 में से घटा के लिखना है। जितनी बार आपको गणना करनी है उतनी बार गुणा में लिखते रहें, भाग में 100 कम लगाएंगे। अगर उत्तर आए 100 से ज़्यादा तो होगी वृद्धि, अगर उत्तर आए 100 से कम तो होती है कमी। अब यहाँ 10% की कमी करनी है, तो पहले साल 10% की कमी होगी तो 90, दूसरे साल फिर 10 की कमी होगी तो 90, और तीसरे साल फिर 10 की कमी होगी तो 90। 3 बार 90-90 लिख रहे हैं, क्योंकि हमें 3 सालों की गणना करनी है। पहली बार 10 की कमी, फिर दूसरी बार 10 की कमी, तीसरी बार फिर 10 की कमी। संख्याएं कितनी लिखी हमने, 3 बार, तो भाग में 100 कितनी बार लिखोगे, 2 बार। सॉल्व कर दो, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। 9 का क्यूब कितना होता है, 729, बटा क्या बच गया, 10, तो आंसर आ जाएगा 72.9। हमारा उत्तर कितना आ गया, 72/9। जैसे ही उत्तर आ गया 72.9, तो आपको देखना है कि उत्तर 100 से कम है या ज़्यादा है। अगर उत्तर आया है 100 से कम तो होगी कमी, और अगर उत्तर आए 100 से ज़्यादा तो होगी वृद्धि। तो यहाँ जो उत्तर आया है वो क्या है, 100 से कम आया है, तो इसका मतलब अंतिम परिणाम में क्या होगी, कमी। कितने की कमी होगी, तो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, तो कितना कम है, 27.1। कितना कम है, 27.1%। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 27.1% जो है वो आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ रही होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। सबको समझ में आया ना। एक बार सभी विद्यार्थी फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास आप सबके लिए बहुत अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वो तुरंत कमेंट करे, क्योंकि मैं सबके कमेंट चेक करता हूँ। अगली क्लास में आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।